કેન્દ્ર સરકારના લઘુમતી સમાજના વકફ બોર્ડના સભ્ય અને ફાઇનાન્સ ચેરમેન રઈસ ખાન પઠાણની ઉપસ્થિતિમાં ભાવનગર સર્કિટ હાઉસ ખાતે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરાયું હતું। ભાવનગરની શુભેચ્છા મુલાકાતે આવેલા ચેરમેન રઈસ ખાન પઠાણે મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનો સાથે મહત્વની એક બેઠક યોજી હતી અને વકફ બોર્ડની મિલકતો અંગેની જાણકારી મેળવીને ચર્ચાઓ કરી હતી। આ બેઠકમાં મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનો ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણી અંતર્ગત ભારતીય जनता पार्टी द्वारा मुस्लिम समाज ने खूब ज मददरूप बनी होय तेवी भारतीय जनता पार्टी तरफथी मुस्लिम समाजनुं मतदान वध्युं होवानुं पण जणाव्युं हतुं। आ साथे वकफ बोर्डनी मिलकतो अंगे पण राज्यनी मुलाकात दरमियान मुख्यमंत्री साथे मळीने चर्चा विचारणा करशे, जे अंगे पत्रकार परिषद दरमियान जणाव्युं हतुं। मेरा नाम रईस खान पठान है और मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का मेंबर हूं, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है। यहाँ पर मैं निजी तौर पर आया हूँ समीर भाई के दावत पे, अल्ताफ़ भाई के दावत पर, आरिफ भाई के, और यहाँ हमारे बहुत सारे मित्र हैं। हम काफ़ी टाइम से यहाँ आना चाहते थे लेकिन आने का मौका नहीं मिला। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें ऐसी जाननी थी कि जिसके लिए हमें आना यहाँ ज़रूरी था। सबसे पहले तो ये कि वक्फ बोर्ड की कितनी प्रॉपर्टी हैं यहाँ पर और उन प्रॉपर्टियों का क्या हाल है, और नंबर 2, इलेक्शन अभी आने वाले हैं और सभी को उसका इंतज़ार है। यहाँ की स्थिति क्या है, माहौल क्या है, उसको समझने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया यहाँ आने का। और हमें आके कुछ ही घंटे हुए, हमने यहाँ पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की मालूमात ली है और कुछ यहाँ के इलेक्शन के माहौल को समझने की कोशिश की है। हम आप लोगों से बात बाद में करना चाहते थे लेकिन इन्होंने प्रोग्राम आप लोगों के साथ पहले से तय कर दिया था, तो हम पूरी मालूमात आपको जब देते जब हम यहाँ पर सही ढंग से लोगों से मिल लेते और अपनी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी ले लेते। लेकिन हुआ उल्टा, इन्होंने पहले प्रोग्राम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का रख दिया है। खैर, कल तक हम यहाँ पर हैं, जो भी हमें मालूमात होगी आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि अभी यूपी गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया है जो बड़ा सराहनीय है और हम दिल से उसका इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने एक रिपोर्ट मंगाई है मदरसों के बारे में। 1 महीने के अंदर उन्होंने यूपी गवर्नमेंट ने रिपोर्ट मंगाई है कि कितने मदरसे यूपी स्टेट के अंदर हैं, उसकी जानकारी दी जाए, कितने लीगल हैं, कितने इलीगल हैं, कितनी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर हैं, कितनी सरकार की प्रॉपर्टी पर हैं और कितनी निजी संपत्तियों पर है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ गुजरात के अंदर भी इसी तरह का कोई ऑर्डर निकले और गुजरात गवर्नमेंट भी इसी तरह की जानकारी ले। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के ऊपर 1947 के बाद से लेकर 2014 तक बहुत नाजायज़ कब्जे हुए। बीजेपी की सरकार बनने के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से ये कहा गया कि अब किसी भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों के ऊपर नाजायज़ कब्जे ना हो। इसके लिए आप लोगों को पूरी जानकारी लेनी होगी पूरे देश से। हमारी वक्फ काउंसिल ने इसकी पहल की और बहुत सारी जगहों पर हम लोगों ने विज़िट किया। जहाँ पर भी हमको ये मालूम हुआ कि इसके ऊपर नाजायज़ कब्जे हुए हैं तो हमने बहुत सारी नाजायज़ कब्जों से अपनी ज़मीनों को वक्फ बोर्ड की आज़ाद किया। अफसोस इस बात का हमें है कि 1947 से पहले हमारे भारत के अंदर लाखों एकड़ ज़मीन गौचर की थी।
और गौचर की ज़मीन 1947 के बाद से अब तक पूरी तरह से गायब हो चुकी है, जो पता ही नहीं चलता है कि हमारे देश के अंदर गौचर की भी ज़मीन है। अगर 1947 के बाद में गौचर की ज़मीनों के ऊपर भी इसी तरह से बोर्ड बनाया जाता जो गौचर की ज़मीनों की निगरानी करता, तो आज गौचर की ज़मीनें होती। जिस तरह से वक्फ बोर्ड की निगरानी करने के लिए वक्फ बोर्ड बने हैं, जो वक्फ की प्रॉपर्टियों की निगरानी करते हैं, देखभाल करते हैं, इसलिए वक्फ की प्रॉपर्टियां अब तक बची हुई हैं। उसके ऊपर सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया जो वक्फ बोर्ड की निगरानी करता है। तो हम ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि किसी के साथ में नाइंसाफ़ी ना हो, जिस तरह से सबको साथ लेके और सबके साथ में सबका विश्वास लेके सबको साथ में लेके सरकार के अंदर भागीदार बनाया है। 1947 के बाद में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी की सरकार में सबसे ज़्यादा भागीदारी अगर दी गई है तो मुसलमानों को दी गई है। और जितनी फैसिलिटी बीजेपी की सरकार आने के बाद में माइनॉरिटीज़ को दी गई, इतनी कभी फैसिलिटी नहीं दी गई। हज का मसला हो या और कोई भी मसला हो, हर मसले में सरकार ने मुसलमानों को भरपूर फैसिलिटी दी है और माइनॉरिटीज़ के साथ में जितना इंसाफ बीजेपी की सरकार में हुआ है और हो रहा है, इतना कभी नहीं हुआ। तो हम आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग आए, आपने हमारी बात सुनी। कि हमारी जो सबसे पहले हम बीजेपी सरकार बनी है, इसके अंदर वक्फ काउंसिल की जो चेयरपर्सन थी नजमा हेपतुल्ला थी, उसके बाद में मुख्तार अब्बास नकवी साहब आए। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा कि 1947 के बाद हमारे पास 1947 से लेकर अब तक कितनी प्रॉपर्टी है उसकी हमको जानकारी दें। उसकी जानकारी के लिए वक्फ बोर्ड ने ये कहा कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, हमारे पास साधन कम है, तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने हर स्टेट को साधन दिए और हर वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग के अंदर एक ऑफिस खोला गया जो वक्फ बोर्ड की निगरानी करने के लिए और उनकी संपत्तियों के बारे में जानकारी देने के लिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्टाफ बैठाया उसकी सैलरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन किसी तरह से किसी भी स्टेट ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है। पोजीशन ये है कि जिस तरह से आपने कहा है कि हमारी संपत्तियों के ऊपर मुस्लिम समाज ने तो कब्जे किए हुए हैं, इसके अलावा अन्य समाज के लोगों ने भी कब्जे किए हैं। इसीलिए मैंने पहले ये कहा कि जिस तरह से यूपी गवर्नमेंट ने कदम उठाया है, इस तरह से अगर गुजरात गवर्नमेंट भी इसी तरह का कदम उठाए तो हमारी बहुत सारी संपत्तियां जो हैं वो जिन लोगों ने नाजायज़ कब्जे किए हैं वो आज़ाद हो सकती हैं। उठाए हैं या इलेक्शन आए हैं तो जी अब तक तो नहीं उठाए, अब तक तो विवाद नहीं, हम सरकार से अपील करेंगे। हम आए हैं, हम सरकार से ज़रूर अपील करेंगे, गुजरात सरकार से। हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उनसे अपील करेंगे इस बारे में। जिस तरह से यूपी गवर्नमेंट ने कदम उठाया इस तरह से आप भी कदम उठाएं। तो आज तक यूपी गवर्नमेंट ने जब से किया है तब तक से लेकर आज तक क्यों बोर्ड ने मुख्यमंत्री से मिलने की या ये सब कोशिश नहीं की? देखिए, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबरों ने बहुत सारे स्टेट के मुख्यमंत्रियों से मिलने के बाद में ये अपील की है, लेकिन अभी तक किसी ने कदम नहीं उठाया। पहला कदम यूपी गवर्नमेंट ने उठाया है, हम उसकी सराहना करते हैं और हम आशा करते हैं कि और भी स्टेट इस तरह के कदम उठाएंगे। इरफान सोलंकी नो रिपोर्ट, S9 न्यूज़, भावनगर।